हेलो अचीवर्स, मंडे की मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है और हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। मंडे का न्यूज़पेपर मुझे हमेशा अच्छा लगा है कि वो सबसे कम करंट अफेयर्स इसी में आता है। क्या देख लेते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 27 फरवरी को जो असेंबली इलेक्शंस हैं मेघालय और नागालैंड के अंदर वो हो रहे हैं। ये दो स्टेट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, काफ़ी दिनों से न्यूज़ भी चल रही थी। क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स हैं ज़्यादातर, मेघालय नागालैंड। क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी है इसमें, तो यहाँ इलेक्शन होंगे। और जाहिर सी बात है इस साल लगभग 8 राज्यों में इलेक्शंस की संभावना है, या टोटल मिला के 8 राज्यों में इलेक्शंस होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है और काफ़ी हैक्टिक ईयर रहने की संभावना है। आगे देखते हैं हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव्स मतलब जो अपने नॉर्थ में चलती है वो है लू। लू मतलब गर्म हवाएं, थपेड़ी, जिनमें अचानक से हमें मतलब अगर आप लू की चपेट में आ जाए तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत लोग बीमार होते हैं, गाँव वगैरह में तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो ये है। अब हीट वेव्स होती क्या है, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हीट वेव की दो संभावना होती है। एक तो मान लीजिए कोई भी मंथ है और उसमें अचानक से 4.5 से 6.5 या 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आ जाए। जैसे क्या होता है, सर्दियों में मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर रहता है 23 डिग्री, लेकिन अचानक से वो 28 डिग्री 30 डिग्री ऐसे टेम्परेचर हो जाए जो कि उस एवरेज टेम्परेचर से अलग रहता है, तो वो लू कहलाती है। और दूसरा तरीका है, अगर टोटल टेम्परेचर ही अगर प्लेन से या है तो वो अगर नॉन हिली एरियाज है, नॉर्मल है, प्लेन है, तो 45 डिग्री से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो लू कहलाएगी। और अगर हिल एरिया यानी हिल स्टेशंस, तो अगर वहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो वहाँ पर भी उसको लू ही कहते हैं। भले ही ये एवरेज टेम्परेचर उसमें बदले या ना बदले, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो एक तो मैक्सिमम है, या एब्सोल्यूट क्राइटेरिया है कि 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया किसी क्षेत्र में तो लू बता दी जाती है कि लू चल रही है, और हिल स्टेशन पर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। और या फिर अगर थोड़ा ठंडा मौसम है और अचानक से टेम्परेचर में 5-6 डिग्री तक का अंतर आ जाए तो फिर मतलब 4.5 से 6.5 डिग्री का अंतर आ जाए तो फिर उसको लू कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। फिर देख लेते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा आ गया है, जो बर्ड फ्लू है, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। H5N1 ये झारखंड में अभी फैल गया है, तो थोड़ा सा इसमें लगभग 4,000 जो बतखें या चिकन्स हैं, डक्स और चिकन्स दोनों में पाया जा रहा है, तो उनको मतलब मारने के आदेश दे दिए गए। और भी हो सकता है डेथ हो, या और आगे जब एनालिसिस होगा तो उससे पता चलेगा, क्योंकि जब भी बर्ड फ्लू फैल जाता है तो ये इंसानों के लिए खतरनाक होता है। एक बार काफ़ी डेथ हो गई थी, लेकिन आज से 8 से 12 साल पहले करीब। फिर है सफाई कर्मचारी आंदोलन पे आइए। असल में इसके पीछे खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई इसका क्या हुआ, आज तक तुमने मतलब इसमें हमने गाइडलाइन दी थी, इन्होंने लगभग 2010 के आसपास गाइडलाइन दी थी, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी जो कि मेला ढूंढने का काम था उसको बंद करने के बारे में, तो उसका आप क्या क्या सरकार से पूछा है, तो इसलिए ये आया। तो ये जो केस था उसका नाम था सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें इंपॉर्टेंट एक्ट दो हैं, द एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन 1993 में होगा। फिर सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इम्पोर्टेंट एक्ट है। असल में अब हमारे देश में या बहुत ही अंडर डेवलप्ड देशों में ही ये प्रथा रह गई है, बाकी सब जगह क्या हो इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, तो ऐसे पर आदमी को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, मतलब ह्यूमन बींग्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, मशीनों वगैरह से ही काम चलता है। बट ये इंडिया में अभी भी चल रहा है, तो उस पर बैन लगाने की बात है। ये एक्ट जरूर याद कर लीजिएगा ईयर्स के समेत, कि एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन 1993, और ठीक उसके 20 साल बाद दूसरा है। तो आप ऐसे याद रखिए 20 साल का अंतर है दोनों में। तो ये क्यूज जो होते हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, ये हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर है मिशन शक्ति, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने खींचा है। बोले इसमें क्या होता है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, अपॉइंटमेंट की बात होती है, कि मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं जो कि जनरली मजिस्ट्रेट होते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो इसके बारे में अब तक क्या किया, या प्रोटेक्शन ऑफिसर अभी बहुत कम क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब पूछा है। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो सेक्शन 8 होता है। सेक्शन 8 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें जो सेक्शन 8 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, उसके अंतर्गत इसको किया जाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है,
पूछा जाता है, ऐसा चाहे सेंटर के किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मींस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मिशन शक्ति के अंदर ये पूछा गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है आइडियली भी विमेन, यानी औरत होनी चाहिए, आइडियली, एब्सोल्युटली नहीं, यानी अगर मान लीजिए औरत मजिस्ट्रेट मिल सकती है तो औरत को लगाया जाता है, बट औरत तो पुरुष में से पुरुष ही अवेलेबल है तो फिर पुरुषों को लगाया जाए, बट आइडियली कोशिश की गई है विमेन को लगाया जाए, क्योंकि खास तौर से जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है उसमें जो विमेन है वो विमेन को बताने में तो इतना झेलती नहीं है, आदमी से वो बात नहीं कर सकती। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का काम क्या होता है देख लेते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, यानी उसके कोई मामला उसकी नज़र में आता है तो पुलिस को कंप्लेंट करना। जनरली क्या होता है मजिस्ट्रेट का पुलिस ही लेकर आती है, बट कुछ केस में मजिस्ट्रेट भी अपनी तरफ से ऑर्डर जारी कर सकते हैं। फिर है प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, इनको एक शेल्टर में रखना जैसे नारी निकेतन वगैरह, बट या जुडिशियल, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जुडिशरी का काम होता है नॉर्मल सिचुएशन में। हाँ, अगर कोई सर्च वारंट एसडीएम की तरफ से जारी हो तो फिर एसडीएम या मजिस्ट्रेट इसको देखते हैं, और एसडीएम से नीचे किसी भी राज्य में कोई नहीं देख सकता, जनरली जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही इसको देख सकता है। इन्फॉर्म विक्टिम्स अबाउट लीगल राइट्स एंड सपोर्ट देम थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो ये है कि भाई उनको उनके कानूनी अधिकार बताना और उनको सपोर्ट पहुँचाना कोर्ट के थ्रू। लोकूर कमेटी 1965 की कमेटी है, इसमें ऑल इंडिया वनवासी कल्याण आश्रम, ये RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं इसको, इन्होंने एक्चुअली एक प्रपोजल पास किया है कि भाई अगर शेड्यूल ट्राइब्स अब ऐड की जाए तो लोकूर कमेटी की 1965 और लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप ये बताइए टोटल शेड्यूल ट्राइब कितनी है। मैंने जो करंट अफेयर्स का वीडियो कल का जो आज मॉर्निंग में डाला था संडे का, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कितनी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो आप मुझे बताइएगा कितनी शेड्यूल ट्राइब है, और पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का क्राइटेरिया मुझे बताइएगा। फिर एक और खबर है इंटरनेशनल रिलेशन से कि डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन, है ना, और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ के साथ आए हुए हैं। तो आप ये मैरी एलिजाबेथ जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है और कंफ्यूज किया सकता है। डाल दिया जाए मैरी एलिजाबेथ किस देश से संबंधित है, तो एलिजाबेथ हमेशा हम ज़्यादा अब तक भी पढ़ते आए थे, अब तो खैर डेथ हो गई, जो इंग्लैंड से महारानी थी उनका नाम था। तो लेकिन मैरी एलिजाबेथ पूरा जो नाम है वो क्या है, प्रिंसेस, अगर डाल दिया प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ कहाँ से संबंधित है तो आपको डेनमार्क लिखना है, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा कन्फ्यूज़ करने के लिए। फिर ई संजीवनी है, मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात की है, तो प्राइम मिनिस्टर महोदय ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर के लिए, और उसकी बहुत तारीफ़ की गई है, खैर ज़रूरी भी है। देखिए तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू। कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।